हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 9 ज्योग्राफी का एक चैप्टर जो कि क्लाइमेट है उससे रिलेटेड एक टॉपिक देखेंगे और हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। और जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो मैं मेंशन कर दिया हूँ, वैसे मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, तो आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या क्या फैक्टर क्लाइमेट कंडीशन को अफेक्ट करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो मेनली इंडियाज़ क्लाइमेट को क्या क्या अफेक्ट करता है इस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड के बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया पहले ये मैं आपको समझा देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे कि लैटिट्यूड किस तरीके से किन किन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तो यहाँ पर दिया गया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिज़ोरम इन द ईस्ट। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात का पार्ट है, ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ वेस्ट साइड में रन ऑफ कच्छ हो गया और ईस्ट साइड में मिज़ोरम, तो ये दोनों पार्ट से हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द, लगभग आधा भाग जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे मतलब साउथ डायरेक्शन में है, तो आधा क्या है ऊपर, इट मीन्स नॉर्थ, बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। जो नीचे वाला पार्ट है वो ट्रॉपिकल एरिया कहलाएगा और ऑल द रिमेनिंग एरियाज नॉर्थ टू द ट्रॉपिक लाइज टू द सब, और ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कह दिए, सब ट्रॉपिकल रीजन कह दिए। अब इसको हम समझते हैं, थोड़ा डिटेल में आते हैं हम ब्लैंक पेज पे। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है। तो देखिए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके का हमारा जो है, जो भी है, आप देखो, अब मैप पे मत जाना, ठीक है। तो ये मान लो कि आप ये पास कर रहे हैं यहाँ से हमारा इंडिया। खैर आप हंस लो, कोई दिक्कत नहीं है मैप को देख करके, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो हमारा क्या, इक्वेटर है। और ये जहाँ से इंडिया स्टार्ट होता है, इंडिया कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, तो 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री, मतलब नीचे वाला जो पॉइंट है वो 8 डिग्री लैटिट्यूड है और ऊपर वाला जो है साउथ डायरेक्शन में 37 डिग्री है, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया। और ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो लगभग इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कह दिए, ट्रॉपिकल रीजन कह दिए, ट्रॉपिकल एरिया कह दिए, और या फिर कहें कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट कह दिए, और ऊपर वाले को क्या कह दिए, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कह दिए, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं क्या, तो आप पहले ये चीज़ पढ़ चुके थे कि जो हमारा ये जो लैटिट्यूड है वो लगभग सारे चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि आप मान लो किसी जगह के प्रेशर को भी इन्फ्लुएंस करेगा। दूसरा, अगर हम देखें तो वहाँ के विंड को भी ये इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि आप पहले ही देख चुके हैं कि अगर डायरेक्ट यहाँ पर हीट फॉल करेगा तो यहाँ मान लेते हैं ये वाला रीजन इक्वेटर से लेकर के, इक्वेटर थोड़ा सा और नीचे होगा, ठीक है, इक्वेटर से लेकर के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पार्ट है वहाँ पर डायरेक्टली लाइट मतलब सन रे फॉल करता है, लेकिन ये वाले पार्ट में डायरेक्टली फॉल नहीं करता, इसीलिए तो यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया और इधर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर जहाँ पर वो डायरेक्ट फॉल करेगा तो वहाँ का जो प्रेशर होगा वो हाई प्रेशर होगा, तो हाई से लो की ओर अगर मूव करेगा, मतलब जहाँ पर डायरेक्ट फॉल नहीं कर रहा है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ का हमारा प्रेशर हाई होगा, और जहाँ पर ड्राई होगा एयर वहाँ का लो होगा। तो जाहिर सी बात है, वो लो प्रेशर वाले जो विंड होंगे वो ऊपर की ओर उठेंगे और उसको फुलफिल करने के लिए हाई प्रेशर वाला, मतलब ये मान लो यहाँ वाले जो एयर हैं वो एंटर करने के लिए यहाँ आएंगे और ये वाला ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ, तो ये विंड को भी क्या है, विंड इन्फ्लुएंस हो रहा है इससे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो ओशियन करेंट है, अगर मान लेते हैं कि डायरेक्ट रे फॉल कर रहा है तो ओशियन करंट भी उस पर इन्फ्लुएंस करेगा ना, उस पर अफेक्ट पड़ेगा ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया का लैटिट्यूड है वो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा और इससे रिलेटेड अब आपको कोई दिक्कत
नहीं रहा होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैटिट्यूड। तो पहले ये जो दिया गया है उस चीज़ को पहले समझते हैं और फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे लैटिट्यूड किस तरीके से हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि इंडिया हैज़ माउंटेन टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 6000 मीटर। तो नॉर्थ साइड में, इंडिया के नॉर्थ में हिमालय वगैरह है और लगभग एवरेज एलिवेशंस, एवरेज हाइट 6000 मीटर है। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्ट लाइन एरिया। अगर नीचे वाला पार्ट देखिए, ये नीचे वाला पार्ट देखें तो इधर क्या है, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर अरेबियन सी हो गया, नीचे इंडियन ओशियन हो गया। ठीक है, तो कोस्टल एरियाज़ भी इंडिया के पास ठीक ठाक है। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें तो कोस्टल एरियाज़ हो गया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशंस इज़ अबाउट 30 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा इंडिया है, ये नीचे वाला साउदर्न पार्ट, तो इस साइड में क्या है, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है और इस साइड में ईस्टर्न घाट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी क्या है, एक एलिवेशन, मैक्सिमम एलिवेशन इज़ अबाउट 30 मीटर। तो एक एलिवेशन यहाँ पर हाइट है। द हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम इंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जैसे ये वाले पार्ट में ऊपर वाला जो पार्ट है, ऐसे जो ऊपर वाला ऐसा करके जो पार्ट है जो भी, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर हिमालय है, तो इस साइड से जो कोल्ड विंड आता है इसको ये क्या करता है, रोक देता है। मतलब हिमालय कुड नॉट अलाउ दीज कोल्ड विंड्स इन द मेन लैंड टू इंटर द मेन लैंड ऑफ इंडिया। मेन लैंड में इंटर होने से ये रोक देता है। और इससे क्या होता है कि जो अगर मान लेते अगर ये इंटर कर देता तो ये पूरा पार्ट को, अगर यहाँ से ये जो कोल्ड विंड आ रहा है अगर यहाँ इंटर करता तो ये पूरे नॉर्दर्न पार्ट को क्या कर देता, फ्रोजन, मतलब एकदम फ्रोजन द होल नॉर्दर्न प्लेन, ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ देखने को मिलता। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, द हिमालयाज प्रिवेंट द, ये तो हम लोग देख लिए इंटायर द सब कॉन्टिनेंट। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन that these subcontinent experience comparatively milder winter than the central Asia। सेंट्रल एशिया से इसी कारण हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा फेस नहीं करते हैं ठंड को, माइल्ड एकदम रहता है, मिडिल में रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ खैर हम लोग समझ पाए। ठीक है, और मेनली यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पर समझना भी था। ठीक है, एक चीज़ और आप जानते हैं, जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया कि जो माउंटेन, जैसे ये वाला जो पार्ट है यहाँ वाला, तो यहाँ पर हिमालय है और इधर ही क्या है, इधर हमारा क्या है, इस साइड में हमारा एक ईरान है। ठीक है, एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, ईरान। ठीक है, एक कंट्री है जिसका नाम है ईरान। अब देखिए दोनों सेम ही लैटिट्यूड पे हैं, जो कि अभी लैटिट्यूड हम लोग अभी जस्ट देखें तो दोनों का लैटिट्यूड सेम है, लेकिन यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत मतलब ड्राई होता है, बहुत यहाँ गर्मी होता है, और यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है। तो ये जो अभी जो आप पढ़ रहे हैं अल्टीट्यूड, ये इसी का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आप जानते हैं कि 160 सेंटीमीटर आप ऊपर अगर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस का फॉल होता है टेम्परेचर में। तो ये जो हिमालय बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण है, होने का कारण है अल्टीट्यूड इसका हाई है, और ईरान ठंड नहीं है, कारण है कि ये प्लेनर रीजन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ आप एक क्वेश्चंस करना, इसमें हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं कि वाई मुंबई रिसीव मोर रेनफॉल दैन पुणे। मुंबई, जैसे ये वाला अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो मुंबई इस साइड में होता है और पुणे इस साइड में होता है, और ये हमारा है, तो इधर से जो भी हमारा मॉनसून क्रिएट होता है और मॉनसून पास करने का प्रयास करता है, तो ये वाला जो हमारा माउंटेन एरियाज़ है या वेस्टर्न जो भी माउंटेन है, ठीक है, वो क्या करता है, इसको रोकता है और यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा करवाता है। मतलब एक ही समय में आप ये सुनते होंगे कि महाराष्ट्र का एक पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पानी से प्रभावित है, तो एक साइड में एकदम नॉर्मल है, तो ये देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ आप
थोड़ा डिटेल में लिखने का प्रयास करना, या फिर आप ये भी क्वेश्चंस कर सकते हैं मंगलुरु और बेंगलुरु में डिफरेंस, कि मंगलुरु में ज़्यादा बारिश होती है इन कंपेयर टू बेंगलुरु। तो ये सब थोड़ा अल्टीट्यूड पर इन्फ्लुएंस करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम में क्या दिया गया है, हम एक एक, यहाँ पर 3 टॉपिक है तो तीनों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दिया गया है द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब क्या क्या है इसमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यहाँ पर ये दे दिया गया है कि जो क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर जो है वो कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग, मतलब ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन से इन्फ्लुएंस होता है। पहला है हमारा प्रेशर एंड सरफेस विंड, दूसरा है अपर एयर सर्कुलेशंस एंड तीसरा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जो प्रेशर एंड सरफेस विंड है, इस चीज़ को आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को समझने के लिए कॉरियोलिस फोर्स जो है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा कॉरियोलिस फोर्स क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। यहाँ पर जो पहले दिया गया उस स्टेटमेंट को देखते हैं और उसके बाद फिर मैं अपने अकॉर्डिंग समझाने का आपको प्रयास करूँगा। दिया गया है क्या, दिया गया है द अपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन, द कॉरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शंस टुवर्ड द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये क्या कह रहा है, ये तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये मेन हमारा स्टेटमेंट है क्या, द अपरेंट फोर्स कॉज बाय द अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन के कारण जो अपरेंट फोर्स क्रिएट होता है उसी को नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, कॉरियोलिस फोर्स कहते हैं। या फिर हम लोग एक चीज़ और मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ अ फोर्स, ये एक फोर्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ विंड, जिस कारण से विंड में डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है टुवर्ड द राइट इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये राइट टू द लेफ्ट, राइट टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट टू द साउदर्न हेमिस्फीयर कहने का मतलब क्या है, और ये कॉरियोलिस फोर्स होता है क्या, इसको और थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि कोई चीज़ अगर घूम रहा है, ठीक है, कोई चीज़ बहुत फास्टली अगर घूम रहा है, जैसे गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लेते हैं कि आप कोई चीज़ इधर से फेंक रहे हैं, किसी को भी अगर फेंक रहे हैं, ये व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है और आप यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, और ये जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में, इट मीन्स कि ये क्लॉकवाइज हो गया या एंटी क्लॉक, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। मतलब कि हम फेंक रहे हैं इस बंदे को एक गेंद, और ये जो घूम रहा है ये गोल गोल घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या अगर हम डायरेक्टली इस डायरेक्शन में अगर किसी गेंद को फेंक रहे हैं तो इस तक पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं। ये क्या हो जाएगा कि ये थोड़ा डिफ्लेक्ट करके इस डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब इसको जाना था, इसको नॉर्मली क्या है, इसको, अच्छा एक मिनट, ये यहाँ से फेंका, यहाँ पर इसको जाना था यहाँ, लेकिन वो एक्चुअली इधर चला जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो है ये मोशन जो है वो इसको डिफ्लेक्ट करके आगे की ओर बढ़ाता है। अर्थ के साथ भी वैसा ही होता है। क्या होता है तो आप समझिए। अब मान लेते हैं ये हमारा इक्वेटर वाला पार्ट हो गया, यहाँ से लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो ये ऊपर की ओर सनरेज गया, सॉरी सनरेज नहीं, एयर गया, और जो भी हाई प्रेशर वाले एरिया हैं, जो ये वाले पार्ट हो गए, सब ट्रॉपिकल रीजन वाले पार्ट हो गए, तो वो सब क्या है, वो नीचे की, मतलब नीचे क्या, अगर ये आप 3D फिगर है तो नीचे ऊपर यहाँ कुछ नहीं है, 3D फिगर है तो आप थोड़ा समझने का, अज्यूम करने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ वाला एयर इसको रिप्लेस करने के लिए आता है। तो अब देखिए ये इस डायरेक्शन में होता क्या है कि ये ऐसे जाना चाह रहा है और यहाँ से ये नीचे आना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि रोटेशन होते रहता है, ठीक है, रोटेशन होते रहता है, और रोटेशन होने के कारण ये इस डायरेक्शन में ना आकर के ऐसे आता है, ठीक है। ये चीज़ डायरेक्शन इसमें चेंज हो जाता है, इसके डायरेक्शन में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। ये तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर देखते हैं। ये कॉरियोलिस फोर्स आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, जो चेंज इन डायरेक्शन होता है ड्यू टू अर्थ रोटेशन, वही उसी को हम लोग कहते हैं कॉरियोलिस फोर्स। नॉर्मली ये एक फोर्स होता है जो कि अर्थ रोटेशन के कारण क्रिएट होता है, दैट्स इट, ओके। ज़्यादा सोचना ही नहीं है इसके बारे में। दूसरा जो है हमारा अपर एयर सर्कुलेशन, अपर एयर सर्कुलेशंस को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अपर एयर सर्कुलेशंस को आप समझने के लिए क्या करिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक, नॉर्मली इस तरीके से आप इसको समझिए,
ऐसा अर्थ है, और मान लेते हैं यहाँ सन है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो इक्वेटर है, इक्वेटर है तो जाहिर सी बात है ये इधर आएगा तो 30 डिग्री, ठीक है। 3 डायमेंशनली आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर डायरेक्टली जहाँ फॉल कर रहा है सन रे वो इक्वेटर हो गया, अगर जैसे ही टर्न हुआ तो थोड़ा आगे आप गए तो वो 30 डिग्री या जो भी हो, 23 डिग्री या कुछ भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन धीरे धीरे आप जाएंगे तो वो चेंज करेगा ही करेगा। ये तो आप भी समझ पा रहे हैं। या फिर आप नॉर्मली समझिए कि अगर हमारा ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ठीक है, और ये मान लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो यहाँ पर मान लेते सन है और ये डायरेक्टली इस पर फॉल कर रहा है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये लो प्रेशर क्रिएट होगा और हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो होगा क्या कि यहाँ का जो, आप समझिए, यहाँ से सन रे क्या होगा, ऊपर उठेगा, ठीक है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं अपर एयर सर्कुलेशंस के बारे में, हालांकि कॉरियोलिसिस फोर्स जो है वो चीज़ आप समझ पाए होंगे तो थोड़ा थोड़ा बहुत आप इस चीज़ को उससे रिलेट भी कर पाएंगे, ठीक है। और हम लोग अभी मेनली देखेंगे अपर एयर सर्कुलेशन, और अपर एयर सर्कुलेशन में जेट स्ट्रीम के बारे में देखेंगे। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए आप, पहले हम आपको ये समझा देते हैं, उसके बाद जेट स्ट्रीम जहाँ पे मैं मेंशन करा हूँ उसको मैं आपको दिखा करके समझाने का प्रयास करूँगा। अब देखिए होता क्या है कि ये एयर यहाँ से ऊपर जा रहा है, और यहाँ वाला जो एयर है वो क्या करेगा, वो आगे की ओर इधर रिप्लेस करेगा, ठीक है। अब ये एयर क्या होता है कि कुछ तो नीचे की ओर बैठ जाता है, कुछ जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ वैकेंट क्रिएट हुआ ना, ये वाले एयर इधर गए तो कुछ स्पेस जो खाली हुआ तो उस स्पेस को ये फुलफिल करने के लिए ये नीचे बैठता है, और कुछ जो होता है वो ऊपर में ही मूव करता है। और ये जो ऊपर में मूव करता है उसका स्पीड बहुत ज़बरदस्त होता है, इवन विंटर में 184 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है। और ये जो ऊपर में जो मूव कर रहा है इसी को जेट स्ट्रीम कहते हैं। चलिए हम लोग वैसे डेफिनेशंस भी देख लेते हैं, क्या मैं मेंशन करा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जेट स्ट्रीम। देखिए ये दिया गया है कि दीज आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई लैटिट्यूड वेस्टर्नली विंड इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर नॉर्मली जो स्फेयर वाइज जो लेयर बांटा गया है एयर का, उसी में एक ट्रोपोस्फेयर भी आता है, ठीक है। तो ये ट्रोपोस्फेयर का एक विंड बेल्ट है, ठीक है। दीज स्ट्रीम आर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम। तो इसको नॉर्मली क्या कह दिया गया, वेस्टर्न सब ट्रॉपिक, सॉरी जस्ट अ मिनट, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम इसको कह दिया गया, ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये तो एक होता ही, और दूसरा हमारा पोलर जेट स्ट्रीम भी होता है, लेकिन पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं इंडियाज़ क्लाइमेट के बारे में। तो इंडियाज़ क्लाइमेट ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ यहाँ देखिए कि देयर स्पीड वैरीज फ्रॉम 110 किलोमीटर इन समर टू 184 किलोमीटर इन विंटर। तो मैं अभी जो स्पीड की बात कर रहा था उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है। एक चीज़ आप और समझो कि ये जो हमारा जेट स्ट्रीम है, जो ऊपर का जो अपर एयर सर्कुलेशंस है, वो बहुत बड़ा रोल निभाता है क्लाइमेट में, और मेनली रेनफॉल में, ठीक है। देखिए अगर बात करें तो ये पोजीशन जो होता है जेट स्ट्रीम का, अगर समर की बात करें तो समर में इसका पोजीशन क्या होता है, तो नॉर्थ टू द हिमालय, हिमालय के नॉर्थ साइड में होता है, नॉर्थ टू द हिमालय, ठीक है। और विंटर में क्या होता है, साउथ साइड में हो जाएगा, विंटर में क्या हो जाएगा, साउथ टू द हिमालय, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप खैर समझ पा रहे हैं। तो ये जो है ये इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेटिक कंडीशन को, मतलब मेनली अगर देखा जाए तो आप समझिए थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि अगर नॉर्दर्न साइड में होगा, ठीक है, नॉर्दर्न साइड में ऐसा होगा,
अच्छा, एक चीज़ आप खुद पहले एक बार ट्राई करना कमेंट करने का कि अगर ये जो समर वाला पार्ट है तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय है, तो इस साइड में तो बारिश नहीं हो रहा है, ठीक है। और विंटर में क्या है, साउदर्न टू द हिमालयाज है, तो इस साइड में क्या है, बारिश इस टाइम ड्यूरेशन में इंडिया में बारिश होता है, ठीक है। ये क्यों होता है थोड़ा बहुत आप कमेंट करेंगे। और हालांकि मैं तो नेक्स्ट जो इसके बाद मॉनसून ऑफ इंडिया पढ़ेंगे ना, इंडियाज़ मॉनसून, तो उसमें हम लोग इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। आगे हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। तो अगर आप डेफिनेशंस की बात करें तो मैं रीड कर देता हूँ, आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर डेफिनेशंस लिखे तो आप ये लिख सकते हैं कि द वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ अकर ड्यू टू विंड्स में आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं जेट स्ट्रीम बाउट इन ड्यू टू वेस्टर्नली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। वेस्टर्नली फ्लो अगर मेडिटेरियन रीजन में हो और उसके कारण जो विंटर मंथ में जो भी वेदर फिनोमिना क्रिएट हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस या फिर ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। चलिए इसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं बैक जा रहा हूँ, ये इमेज को मैं पहले भी समझाया था। ये वाला जो पार्ट है आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो मेडिटेरियन सी का है। आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं ओशियन करंट में कि जो वाटर होता है वो बहुत धीमे धीमे गर्म भी होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा भी होता है। तो इस कारण से ये होता है, जैसे ये तो आप देख पा रहे हैं कि ये इक्वेटर वाला पार्ट होगा, यहाँ हमारा 8 डिग्री होता है। तो लगभग ये वाला जो पार्ट है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हीट फॉल सन रे फॉल करेगा, तो जाहिर सी बात है अगर रे यहाँ फॉल कर रहा है तो इस रीजन में क्या होगा कि जो लैंड सरफेस है, क्योंकि वाटर जो है वो बीच में है और ये चारों साइड में क्या है, लैंड सरफेस है, तो लैंड सरफेस में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर होगा और यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, ठीक है, क्योंकि गर्म तो वो जल्दी होगा ना, सॉरी मैंने उल्टा बोला। ये अगर गर्म जल्दी हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा और पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है तो वहाँ हाई प्रेशर होगा। अब होता क्या है कि ये जो डिफरेंस जो है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है प्रेशर में, तो इससे एक साइक्लोनिक, मतलब जो हम लोग अभी बात कर रहे थे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, तो एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है जिससे क्या होता है कि इस डायरेक्शन में एयर मूव करता है और वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर के आता है। लेकिन ये यहाँ पर जो हमारा है ये वाले पार्ट में हिमालय है और हिमालय से ये क्या टकराएगा और यहाँ पर रेनफॉल करवाएगा, मतलब कि जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, दिल्ली वाले कुछ पार्ट हो गए, तो वो सब पार्ट में क्या होता है विंटर टाइम में कुछ रेन होते हैं, तो उसी को हम लोग मतलब ये कह सकते हैं कि ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के कारण ये हो रहा है, ठीक है। हालांकि वो फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए, जैसे बिहार, यूपी और ये सब जो पार्ट है वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उस टाइम पे वीट वगैरह मेनली, जो वीट क्रॉप जो है वो मेनली लगाया रहता है। तो देखिए होता क्या है कि अब मान लेते हैं जितने भी फार्मर्स हैं, अब सबके पास उतना तो फैसिलिटी नहीं है कि वो पानी डाल सकें और इरिगेशन कर सकें मोटर वगैरह के माध्यम से। तो अगर बारिश हो जाता है इन दैट टाइम तो बेहतर है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको समझ आ गया होगा और आप ये क्लियरली समझ पाए होंगे कि किस तरीके से ये हमारे इंडियाज़ क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओशियन करंट। अभी जिस तरीके से मैंने मेडिटेरियन सी के बारे में बोला उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो हमारा इंडिया का पार्ट है साउदर्न पार्ट, या फिर आप पहले भी देख चुके हैं कि कोस्टल एरियाज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और ये तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट हो गया इधर, ठीक है। तो खैर यहाँ पे अगर कोस्टल एरियाज़ हैं और ये मान लेते हैं ये बे ऑफ बंगाल है, ये हमारा अरेबियन सी है, नीचे हमारा इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो ये सब है, तो ये क्या है, यहाँ पर ओशियन करंट तो क्रिएट होगा ना। जो पहले आप पढ़ें कि जो डिफरेंस होता है, वाटर बहुत जल्दी गर्म नहीं हो पाता, धीरे धीरे गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होता, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। जो पहले मैं आपको बताया था कि ओशियन करंट किस तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करता है, वही चीज़ यहाँ पर भी है कि वही तरीके से इंडियंस क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है।
तो यहाँ देखते हैं क्या दिया गया, ओशियन करेंट्स अलोंग विथ ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द एरिया। फॉर एग्जांपल एनी कोस्टल एरियाज विथ वार्म और कोल्ड ओशियन करेंट फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ़ द विंड आर ऑनशोर। देखिए नॉर्मली आप ये तो जानते ही होंगे कि जो कोस्टल एरियाज है जैसे उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, बेंगलुरु हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इधर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब पार्ट में क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होता है। तो ये बैलेंस एक ओशियन करंट के कारण बना होता है, ठीक है। चलिए खैर ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। अगर मैं बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में चला जाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। लास्ट हमारा 6th पॉइंट है जो कि रिलीफ फीचर्स हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हाई माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड। देखिए जैसे जो हम अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे इस टॉपिक पर, क्या बात किए थे, तो ये चीज़ हम लोग देखे थे कि जो शुरू में हम लोग, देखिए एक बार मैं आपको और फिर से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर था कि ऑलमोस्ट ऑफ द कंट्री लाइन, यहाँ पर नहीं था, हाँ ये वाला पार्ट ये देखे थे कि द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम इंटरिंग द सब कंटिनेंट। मतलब जो कोल्ड विंड सेंट्रल एशिया से आता है उसको ये रोकता है। तो ये एक हमारा रिलीफ फीचर भी है, हिमालय है, ठीक है। हम हिमालय जो है वो हमारा एक रिलीफ फीचर्स की तरह भी काम कर रहा है, एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। तो हाई माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर, ये तो हो गया। दे में ऑल्सो कॉज रेनफॉल इफ़ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ तो खैर लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रिमेन रिलेटिवली ड्राई। तो देखिए ये जो होता है थोड़ा बहुत और आप समझिए, जैसे ऐसे करके ये मान लेते हुआ, तो ये आप थोड़ा सा समझिएगा ओरोग्राफिक, ये क्या, तो ये एक साइड वाला जो होता है ये हमारा विंडवर्ड हो गया, विंडवर्ड साइड, और एक हो गया लीवर्ड या फिर हाँ लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड में क्या होता है, लेस रेनफॉल होता है, लेस रेनफॉल होता है, और इधर क्या होता है, हाई रेनफॉल होता है। तो इस तरह का ये कंडीशन थोड़ा बहुत आप ध्यान देंगे। ओरोग्राफिक जो होता है, ओरोग्राफिक अफेक्ट, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। ओके तो हम लोग आज की इस वीडियो में कवर किए फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट को, और अब जो भी वीडियोज़ आएगा इससे आगे जो भी फर्दर हमें टॉपिक पढ़ना होगा उन सब टॉपिक्स को हम लोग आगे कवर करेंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कोरियोलिसिस फोर्स हम लोग इस वीडियो में देखें, जेट स्ट्रीम देखें, ओके। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमको पढ़ना होगा साउदर्न ऑसिलेशंस, और उसके बाद फिर ब्रस्ट ऑफ मॉनसून, इन सब चीज़ों के बारे में, फिर सीज़न है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो फर्दर वीडियोज़ में देखेंगे, ओके। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।